प्रभु में आप सबों को एक बार पुनः जय मसीह की। एक बार पुनः हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने सुंदर समय दिया कि हम उसके नाम से एकत्रित होने वाले बन सके और आज की इस गाइडेंस क्लास के माध्यम से पुनः कुछ बातों को सीखने वाले बन सके। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद अपनी कक्षाओं को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद के साथ प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद देते राज, एक बार पुनः तूने एक सुंदर अवसर दिया कि हम तेरे नाम से एकत्रित हो सके। आज की इस कक्षा को तुम यीशु मसीह के नाम से पिता ब्लेस करे। पिता हम प्रार्थना करते तेरा सामर्थ्य, तेरा जलाल प्रभु इस जगह को भरने वाला हो सके। हर एक पढ़ने वाला, सुनने वाला यीशु मसीह के नाम से आशीष पाए। प्रभु हर एक बातों को आपके जीवित और समर्थी हाथों में सौंपते। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रियो, आज की शाम एक बार पुनः हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर मनन करेंगे और आज से जो है हम इस टॉपिक के अंतर्गत बहुत सी बातों को सीखेंगे। इथिक्स अगर आप प्रॉपर किसी थियोलॉजिकल कोर्स को करते हैं, BTH वगैरह किसी कोर्स को करते, तो उसमें इथिक्स सिखाया जाता है। इथिक्स जो है सेवकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नैतिक शिक्षा। जिसे हम हिंदी में कहते हैं नैतिक शिक्षा। कुछ नैतिक शिक्षा के तत्वों पर हम विचार करेंगे, क्योंकि जब आप एक प्रभु के सेवक के रूप में, एक प्रभु के दास के रूप में काम करने को निकलेंगे, तब ये नैतिक शिक्षा आपके व्यक्तित्व को निखारेगी और आपको प्रभु का वो सेवक बनाएगी जो बोझ के साथ काम करता है, ना कि पैसों के लिए काम करता है। तो इसके बारे में आज हम सीखेंगे। सबसे पहली चीज इस टॉपिक के अंतर्गत या इस विषय के अंतर्गत जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वैल्यूज, जिसे हम मूल्य कहते हैं, और वैल्यूज को हम सिद्धांत भी कहते हैं। किसी के सिद्धांत, किसी के मूल्य, जिसे हम आम भाषा में वैल्यूज कहते हैं, इनके बारे में जो है आज हम बहुत सारी बातों पर मनन करेंगे। मुख्य रूप से आपको एक चीज बताऊं तो कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जिसको आपको ऐसा लगता होगा कि शायद ऐसा नहीं होता है, या आपने कुछ कंसेप्ट्स के बारे में थिंकिंग बना के रखी होगी कि ऐसा ही होता है, पर आपके कुछ भ्रम इस विषय को पढ़ने के बाद, इस विषय को सीखने के बाद टूटेंगे। वो किस प्रकार टूटेंगे, ये हम इस बात को पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज, जो वैल्यूज और जो मूल्य होते हैं वो दो प्रकार के हैं। पहले जो है वो है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। दूसरे हैं सोसाइटी या सोशल, जिसे हम कहते हैं सामाजिक। तो मूल्य विशेषकर दो प्रकार के होते हैं। इन दो प्रकार के मूल्यों पर हम मनन करेंगे। आज की क्लास में हम पहले मूल्य पर मनन करेंगे, जो है व्यक्तिगत मूल्य। व्यक्तिगत मूल्य पर जो है हम आज की शाम जो है मनन करेंगे। कुछ केस स्टडीज और कुछ एग्जाम्पल्स हम लेकर जो है व्यक्तिगत मूल्यों पर मनन करेंगे। इस पर हम मनन करेंगे कुछ विशेष एग्जाम्पल लेकर। सबसे पहली चीज जो व्यक्तिगत मूल्य के लिए हम कहते हैं वो है, कभी भी व्यक्तिगत मूल्य या व्यक्तिगत सिद्धांत जो है वो वो नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति का एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जिसे हम हिंदी में अभिरुचि कहते हैं।
अभिरुचि पॉजिटिव भी हो सकती है, सकारात्मक अभिरुचि भी हो सकती है और नकारात्मक अभिरुचि भी हो सकती है। वो कैसे, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए एक पास्टर है, ठीक है। पास्टर का जो अभिरुचि होगा, जो उसका एटीट्यूड होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिविटी की तरफ होगा, सकारात्मकता की ओर होगा। वो कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि आप मर जाएंगे, ठीक है। हमेशा अगर आप मरने की स्थिति में भी है तो आपको दिलासा देने का प्रयास करेगा कि नहीं, प्रभु आपकी रक्षा करेगा, प्रभु आपको बचाएगा। दिस इज एन एटीट्यूड ऑफ अ पास्टर। बाइबल से समझने का प्रयास करें तो आपने पढ़ा है गिरजा घर का जो सरदार था, उसकी बेटी जब मर चुकी थी तो मरने के पश्चात जो है वो सरदार प्रभु यीशु मसीह से मिलने को आया था, ठीक है। वहां उसकी बेटी मर चुकी है और वो प्रभु यीशु मसीह से मिलने आया है। प्रभु यीशु मसीह ये जानता था कि बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है, बट स्टिल वो उस सरदार से क्या कहता है, तू धैर्य रख, मैं तेरे साथ चलता हूं। और जब वो उस घर में पहुंचता है तो वहां के लोग जो रो रहे होते हैं उनसे क्या कहता है, बच्ची मरी नहीं परंतु सो रही है ना। ये दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह जानते हुए भी, सत्य को जानते हुए भी वो क्या कह रहा था, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना, एक सकारात्मक व्यक्तित्व को दर्शा रहा था, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह झूठ बोल रहा था कि वो बच्ची मरी नहीं, वो मर चुकी है लेकिन वो मरी नहीं परंतु सो रही है। वो झूठ नहीं बोल रहा था। एक सकारात्मक व्यक्तित्व की पहचान है, एक सकारात्मक अभिरुचि की पहचान है कि प्रभु यीशु मसीह जानते हुए भी सकारात्मक बातें कर रहा था। अब एक नकारात्मक व्यक्ति को देखते, ठीक है। आपके चर्च में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो हमेशा पास्टर्स की बुराई करते होंगे, ठीक है, चर्च की बुराई करते होंगे, चर्च के लोगों की बुराई करते होंगे, ठीक है। आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, आपकी सेवकाई कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन वो आपकी बुराई करने में ही प्रसन्नता महसूस करते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्तित्व के लोग दर्शाते हैं कि उनकी अभिरुचि नकारात्मक है, उनकी अभिरुचि हमेशा नकारात्मक है। उदाहरणतः अगर हम ले लें तो सांप को आपने देखा है ना। सांप का बहुत सारा एग्जाम्पल बाइबल देती है। क्यों देती है मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। सांप को आपने देखा है, सांप को आप कितना भी दूध पिला लो, ठीक है, सांप को आप कितना भी अपना बच्चा बना के रखो, दूध पिलाओ, ठीक है, कितना भी उसकी खातिरदारी कर लो, अगर मौका पड़ेगा तो सांप पलटकर आप पे वार ही करेगा, ठीक है। अगर वो प्रेम भी जताना चाहेगा ना तो आपको डस के प्रेम जताएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये उसका व्यक्तित्व है, ये उसकी गलती नहीं है, ये उसका व्यक्तित्व है, क्योंकि उसकी अभिरुचि नकारात्मकता में है, ठीक है। ऐसे ही कुछ व्यक्ति इस दुनिया में ऐसे हैं जो पैदा ही नकारात्मक बातें करने के लिए हुए हैं, उनकी अभिरुचि नकारात्मक ही रहती है हमेशा, ठीक है। और बाइबल में से जब हम देखते हैं तो बाइबल में से ये नकारात्मक अभिरुचि वाले कौन है? ये है शास्त्री और फरीसी। इनके बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे, अभी आपको सिखा रहा हूं। बाइबल में कुछ ऐसे व्यक्तित्व जो नकारात्मक रहे हैं हमेशा। अगर उत्पत्ति में बोलूं तो उत्पत्ति में कैन एक नकारात्मक अभिरुचि से भरा हुआ है, ठीक है। कैन के आगे बढ़ें तो लूत एक नकारात्मक अभिरुचि से भरा हुआ है। सारा एक समय तक नकारात्मक अभिरुचि से भरी थी, जब तक वो प्रभु यीशु मसीह पर या परमेश्वर पर पूरी तरह विश्वास नहीं करती थी, वो नकारात्मक अभिरुचि से भरी हुई थी। जब उसने विश्वास किया तो हम सब जानते हैं कि किस प्रकार का गौरव प्रभु ने सारा को प्रदान किया, लेकिन उसके पहले तक वो एक नकारात्मक अभिरुचि में जी रही थी। और अगर आप नए नियम में आएंगे तो नए नियम में शास्त्री और फरीसी सबसे बड़ा उदाहरण है नकारात्मक अभिरुचि का। उसके बाद यहूदा इस्करियोती सबसे बड़ा उदाहरण है अभिरुचि का। एक समय में जब हम पतरस को प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हुए देखते हैं तो वह भी एक नकारात्मक और अभिरुचि का उदाहरण है। ये उदाहरण आप अपने साथ जो है रख सकते हैं कि नकारात्मक अभिरुचि क्या होती है ना। हम इस वक्त अभिरुचि के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, इस वक्त एटीट्यूड के विषय में हम बात नहीं कर रहे हैं। बात क्या कर रहे हैं?
मूल्यों के विषय में, और मैंने आपसे कहा था कि मूल्य कभी भी नकारात्मक नहीं होते। तो इसको कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति कितना भी बड़ा प्रभु टाइप का व्यक्ति हो, है ना, मतलब उच्च कोटि का विद्वान, सकारात्मकता से भरा हुआ, चाहे वैसा व्यक्ति हो, या आपकी बुराई करने वाला, आपके पीठ पीछे आपको धोखा देने वाला, है ना, आपके विरोध में सब प्रकार की चालें चलने वाला व्यक्ति कैसा भी हो, उसके मूल्य कभी नकारात्मक नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि उदाहरण लेते हैं, एक तरफ था प्रभु यीशु मसीह, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह के अपोजिट में कौन थे? शास्त्री और फरीसी। अब प्रभु यीशु मसीह के जीवन का मूल्य क्या था? परमेश्वर का प्रेम। हाँ, शास्त्री और फरीसी के जीवन का मूल्य क्या था? परमेश्वर का प्रेम। है ना। अब आप ऑफेंड होंगे कि शास्त्री और फरीसी ने कब प्रचार किया परमेश्वर के प्रेम का। ये बात मेंशन नहीं है बाइबल में कि शास्त्री और फरीसी ने क्या प्रचार किया, लेकिन प्रचार तो करते ही होंगे, तभी तो याजक थे, तभी तो वो पास्टर कहलाते थे, तब तो वो शास्त्री और फरीसी कहलाते थे। तो प्रचार किस बात का करते होंगे? प्रचार करते थे पुराने नियम की भविष्यवक्ताओं की पुस्तक का, प्रचार करते थे पुराने नियम का। पुराने नियम में क्या है? पुराने नियम में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का वर्णन नहीं पाते हैं, हम परमेश्वर के नाम का वर्णन पाते हैं। तो प्रचार वो कुल मिला के परमेश्वर का ही कर रहे थे, चाहे प्रभु यीशु मसीह हो, चाहे शास्त्री और फरीसी हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जीवन का जो मूल्य था, अप्रोच था, जो तरीका था इस प्रचार करने का, वह सकारात्मक था, लेकिन इनका तरीका नकारात्मक था या गलत था। ठीक है, क्योंकि शास्त्री और फरीसी किसी बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, मानने को तैयार नहीं थे कि कोई हमसे भी बड़ा हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसी दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह क्या दर्शाता है? वो अपने आप को शून्य के रूप में बताता है। ठीक है, वो बताता है कि मैं जीरो हूं, मतलब मुझसे भी बड़ा कोई हो सकता है। जबकि सबसे बड़ा कौन था? प्रभु यीशु मसीह था। इन दोनों के बीच में अंतर यह था कि एक खुन्नस खा के बैठा था कि मैं नहीं मानूंगा कि मुझसे बड़ा कोई हो सकता है, और एक बांध के बैठा था कि हाँ, मुझसे भी बड़ा कोई हो सकता है। हालेलुया। तो ये दोनों के बीच में मॉरल वैल्यूज, है ना, जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं, मूल्य दोनों के सेम थे, लेकिन अप्रोच गलत थे। अब ये अप्रोच या ये तरीके नकारात्मक कैसे हो जाते हैं, इस बारे में कुछ चीजों को समझते हैं। एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, मान लीजिए आप इस वक्त जबलपुर में हैं। ठीक है, इस वक्त आप जबलपुर में हैं, आपको पहुंचना है दिल्ली। ओके, जबलपुर में है, आपको पहुंचना है दिल्ली। क्या करेंगे? सीधे एक ट्रेन लेंगे, ठीक है, जो झांसी से होती होगी, जे लिख दे रहा हूं मैं, जो झांसी से होते हुए सीधा दिल्ली पहुंच जाएगी। ठीक है, मान लीजिए एक ही ट्रेन चलती है जो पुल हो चुकी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? अब आप दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे। दूसरी ट्रेन कैसे चलती है? दूसरी ट्रेन जाती है पहले जबलपुर से इटारसी, ठीक, इटारसी से जाती है भोपाल, भोपाल से जाती है झांसी और फिर पहुंचती है दिल्ली। ठीक है, एक रूट ये हो गया, एक रूट सीधा था दिल्ली पहुंचने का। ठीक, इसको बोलते हैं, इस रूट को बोल देते हैं केस 1। ओके,
इस रूट को मान लेते हैं केस 2। अब मान लीजिए इधर की भी ट्रेन फुल हो गई तो आप क्या करेंगे? ठीक, अब इधर की ट्रेन फुल हो गई तो आप क्या करेंगे? जबलपुर से आएंगे इटारसी, इटारसी से आएंगे नागपुर, ठीक, नागपुर से आएंगे गुजरात, गुजरात से आएंगे भोपाल और फिर झांसी, फिर वो, इसको मान लेते हैं केस 3। ठीक, अब बहुत से ऐसे भी होंगे जो शायद नागपुर तक पहुंच गए हों। ठीक है, इसको मैं दूसरी लाइन से दिखाता हूं। बहुत से ऐसे होंगे जो नागपुर तक तो पहुंच गए होंगे, जबलपुर से निकल के नागपुर तक तो पहुंच गए होंगे, लेकिन यहां से भी उनको ट्रेन नहीं मिली दिल्ली पहुंचने के लिए, तो वो क्या हो गए? नागपुर में अटक गए। इनको बोल देते हैं केस 4। ठीक है, अब इन 4 केसेस के माध्यम से हम मॉरल वैल्यूज को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जबलपुर है, जबलपुर जो है वो यहां पर प्रतीकात्मक है। जबलपुर है व्यक्तित्व। ठीक है, व्यक्तित्व, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व। ओके, इसको हम कह रहे हैं जबलपुर। दिल्ली है मूल्य। ओके, व्यक्तित्व को उसके मूल्य तक पूरा करना है। अगर वो मूल्य तक पहुंच जाता है तो उसका काम पूरा हो गया। ठीक है, अब आइए इसको हम पूरी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए केस 1 में क्या हुआ। केस 1 में क्या हुआ कि व्यक्ति जबलपुर में रहते थे। ठीक है, एक अच्छी जगह रहते थे जहां पे ट्रेन से सीधे दिल्ली पहुंचने का साधन था। आराम से किसी भी ट्रेन में रिजर्वेशन करवा कर वो दिल्ली पहुंच सकते थे और वह बड़ी आसानी से क्या हुआ? दिल्ली तक पहुंच गए। अर्थात केस 1 में व्यक्तित्व के पास पर्याप्त संसाधन थे, पर्याप्त संसाधन थे जो कि कम समय में उन्हें मूल्य तक पहुंचा दिए। ठीक है, यह है फर्स्ट केस का निचोड़। ठीक, उनके पास पर्याप्त संसाधन थे पहुंचने के लिए। ठीक, केस 2, केस 2 में क्या हुआ? ट्रेन की टिकट नहीं मिली, अर्थात अब संसाधनों की कमी पड़ने लगी। संसाधनों की कमी पड़ने की वजह से उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, लेकिन थोड़ा लंबा तो पड़ा, लेकिन अपने मूल्यों तक पहुंच गए। ठीक है, तो व्यक्तित्व, कम संसाधन, है ना, समय इंक्रीज हो गया लेकिन मूल्य तक पहुंच गए। ठीक है, यह है सेकंड केस। थर्ड केस में क्या हुआ? व्यक्तित्व अभी भी वही है। ठीक है, व्यक्तित्व किसी का नहीं बदला है, व्यक्तित्व वही है, मूल्य वही है, लेकिन क्या हुआ? संसाधनों की और ज्यादा कमी हो गई, इसलिए इनको और थोड़ा लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। ठीक, गुजरात होते हुए, भोपाल होते हुए, उसके बाद जाके दिल्ली पहुंचे। क्या हुआ? कम संसाधन, है ना, समय ज्यादा लग गया, 2 एरो लगा दे रहा हूं, लेकिन मूल्य तक पहुंच गए। ठीक, लास्ट केस, केस 4। ठीक है, अब क्या हुआ? केस 4 थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, व्यक्तित्व के पास साधन लगभग खत्म हो गए,
है ना। जबलपुर में संसाधन खत्म हो गए, वो बेचारा इटारसी तक आया, इटारसी में संसाधन खत्म हो गए, वो बेचारा नागपुर तक आया, नागपुर में भी संसाधन खत्म हो गए, और अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा कि वो मूल्य तक पहुंच पाए। तो यहां क्या हुआ, व्यक्तित्व प्रयास किया, व्यक्तित्व प्रयास किया, है ना, संसाधन समाप्त हो गए और मूल्य नहीं मिल पाए। ठीक है, ये हुआ चारों केसेस में। ठीक है, अब ये संसाधन क्या है इसे समझते हैं। ठीक है, संसाधन क्या है, ये क्यों खत्म हो गए। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, संसाधन क्या है। संसाधन किसी मूल्य को प्राप्त करने के जरिए हैं। ठीक है, संसाधन किसी मूल्य को प्राप्त करने के जरिए हैं। अब आप अपनी कल्पना से सोचिए, वो क्या संसाधन हो सकते हैं जो एक व्यक्ति को उसके मूल्य तक पहुंचा दे, या एक व्यक्तित्व को उसके सकारात्मक मूल्य तक पहुंचा दे। क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो यह हो सकता है पर्यावेश। पर्यावेश पर्यावेश, पर्यावेश अर्थात उसका वातावरण। ठीक है, हम किस वातावरण में रहते हैं। ठीक है, ये हमारे मूल्यों को निर्धारित करने का एक बहुत ज़रूरी मापदंड है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अक्सर जो झोपड़पट्टी या ऐसे तबके जो होते हैं जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, मजदूर वर्ग रहता है, अक्सर वहाँ से ही ज़्यादा चोर निकलते हैं। ऐसा देखा गया है। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आप हर जगह हर शहर में आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ पर छोटी बस्तियाँ कस्बे होते हैं वहाँ से ही ज़्यादा चोर निकलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति गरीब घर में पैदा हुआ तो वो चोर पैदा हो। ठीक है, इसका कतई ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि उस बस्ती में जो पर्यावेश उस व्यक्ति को मिल रहा है वो उसके सकारात्मक मूल्यों तक उसे नहीं पहुंचा पा रहा है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने इस उदाहरण में देखा है कि अब उसके पास ऐसे मूल्य बचे ही नहीं, है ना, कि वो एक सही जगह पर पहुंच सके। केस 4 में ऐसा हुआ कि मूल्य खत्म हो गए। पर्यावेश ऐसा था कि उसने सिर्फ गाली बकना सीखा, चोरी करना सीखा, लेकिन मेहनत करना नहीं सीख पाया बेचारा, इसलिए जीवन के मूल्य उसको नहीं मिले। कुछ ऐसे थे, है ना, जो एक बार चोरी किए, जेल गए, जेल में उनको जीवन की ओरिजिनलिटी का महत्व समझ में आया, या किसी जेलर ने या किसी जेल के व्यक्ति ने उनको अच्छी बातों को सिखाया, और क्या हुआ कि वह अपने मूल्यों तक पहुंच गए, है ना। कुछ जगह पर ऐसा होता है, सरकार जैसे प्रौढ़ शिक्षा अभियान चलाती है, बूढ़े बुजुर्गों को पढ़ाने का अभियान चलाती है। इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए 50 वर्ष का, ठीक है, उसने पढ़ाई की है सिर्फ 5वीं तक, 5वीं पास है, अभी तक बेचारा आगे नहीं पढ़ा है ना। अब बताइए 5वीं पास व्यक्ति जो 50 का हो चुका है, उसको मूल्यों का क्या अर्थ पता होगा, है ना, क्योंकि उसे ऐसा पर्यावेश मिला नहीं जहां पर वो एक अच्छे मूल्यों को सीख पाता। और क्योंकि वो मूल्यों को सीख नहीं पा रहा है, इसलिए सरकार क्या अभियान चला रही है, प्रौढ़ शिक्षा अभियान चला रही है, जहां पर ऐसे लोगों को सरकार 12वीं करवा देती है। ठीक है, अब मान लीजिए इसने 50 में शुरू किया होगा, 62 साल की उम्र में ये 12वीं पास करेगा। ठीक, सॉरी 57 साल की उम्र में ये 12वीं को पास करेगा, है ना। जब ये 57 साल की उम्र में 12वीं पास करेगा, तो आप बताइए 57 साल की उम्र में इस व्यक्ति के पास वो ज्ञान आया जो कि आज के समय में एक 18 वर्ष के लड़के या लड़की के पास होता है। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे
है ना। जिसको संसाधन मिले वह मूल्य तक जल्दी पहुंच गया, जबलपुर से दिल्ली जल्दी पहुंच गया। लेकिन जिसके पास संसाधनों का थोड़ा अभाव था उसको लंबा रास्ता तय करना पड़ा, एक बड़ी भारी उम्र में जाके बेचारा अपने मूल्यों तक पहुंच पाया। इसलिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इन 4 केसेस के उदाहरण पर हम संसाधनों को समझ रहे हैं। ठीक है, क्यों कुछ लोग जो है अपने मूल्यों तक पहुंचने में लेट कर जाते हैं, वो होता है संसाधनों की कमी की वजह से। पर्यावेश उन्हें ऐसा नहीं मिल पाया कि वह अपने कामों को कर पाते। ठीक है, दूसरी चीज है परिवार। है ना। अब आपने देखा होगा पुराने समय में या हमारे जो माता पिता का जो दौर था, उनके भी माता पिता जो हुए वो उतने शिक्षित नहीं थे, ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं कर लेते थे। 12वीं कर लिए मतलब बहुत कर लिए हो जाता था, उसके आगे वो पढ़ते नहीं थे क्योंकि शिक्षा का महत्व उस समय नहीं था। ठीक है, अब आप मेरे को बताइए, एक 12वीं किए हुए इंसान में और एक पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए इंसान में आप कुछ ना कुछ अंतर तो देखेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ अंतर देखेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रभाव आप देखेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि परिवारों में अज्ञानता की कमी के वजह से क्या होता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षाएं नहीं मिल पाती हैं, बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो एक टीचर हमेशा सोचेगा कि उसका बच्चा पढ़ लिख के एक अच्छी जॉब को करे, एक बड़ा टीचर से तो अच्छा ओहदा प्राप्त करे। एक टीचर नहीं चाहेगा कि उसका बेटा टीचर ही बने। ठीक है, वैसे ही एक मजदूर नहीं चाहता कि उसका बेटा मजदूर बने। तो कई बार परिवार के पास संसाधन नहीं होते जिसकी वजह से अपने बेटे को मूल्य तक पहुंच पाए। जैसे कि एक गरीब, एक बेसहारा मजदूर चाहता तो है कि उसका बेटा अच्छी पढ़ाई करे, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो उस सपने को साकार नहीं कर पा रहा। वो अपने बेटे को पढ़ने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं भेज पा रहा, अच्छे कॉलेज में नहीं भेज पा रहा। तो ये कई बार एक संसाधन जो है, पारिवारिक संसाधन जो है, एक आड़े आते हैं मूल्यों के बीच में। ऐसा नहीं कि हर कोई नहीं पहुंच पाता, कुछ लोगों को समय लगता है, कुछ लोग अपने टैलेंट की वजह से पहुंच जाते हैं। तो गरीब परिवारों से भी अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर जाकर काम करते हैं, लेकिन परिवार में संसाधन कम होने की वजह से कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें आती है। तो परिवार भी एक संसाधन है। तीसरी चीज है दोस्त, मित्र। मित्र बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं संसाधन में। ठीक है, अगर आपके मित्र अच्छे हैं तो आप मूल्यों को जल्दी प्राप्त कर लेंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, और मित्र और संगतियां गलत हैं तो हो सकता है कि आप उस मूल्य तक कभी ना पहुंचे। ठीक है, ये जो है संसाधन की कमी, अच्छे मित्रों की कमी की वजह से लोग अच्छे मूल्यों तक नहीं पहुंच पाते। जैसे कि फिर से आपको लेकर जाऊंगा वही झोपड़पट्टी वाले एग्जाम्पल में। ठीक है, झोपड़पट्टी वाले एग्जाम्पल में आपको कितने अच्छे बच्चे मिल सकते हैं। ठीक है, संभावनाएं है ना वहाँ पे 20 या 30% ही होंगी कि वहाँ पे कोई बच्चा अगर रह रहा है तो उसको अच्छे मित्र मिले। इसकी संभावना है 20 या 30%, मतलब 60 से 70% संभावनाएं ये हैं कि वहाँ पे बुरे बच्चे होंगे। तो आपको बताइए कि जो बच्चा होगा वहाँ पे आपको किस प्रकार का फ्रेंड सर्कल मिलेगा, है ना। वो फ्रेंड सर्कल हमेशा आपको गलत चीज़ों के लिए उकसाएगा, गलत बातों के लिए उकसाएगा, गलत कामों के लिए उकसाएगा। ठीक है, मैं बीड़ी पी रहा हूँ, ले तू भी पी ले, मैं दारू पी रहा हूँ, ले तू भी पी ले। अगर आप अच्छे बने भी रहेंगे तो आपका मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, तो ऐसा जो है मित्रगण हमको मिलते हैं। ये सिर्फ वहाँ की नहीं, अगर आप हाई सोसाइटीज़ की बात करें तो वहाँ पर भी यही होता है। ठीक है, अच्छे घरानों के बच्चे क्या करते हैं, पहले दारू पीना शुरू करते हैं, पहले सिगरेट पीना शुरू करते हैं, फिर दारू, और अंततः ड्रग्स, और ड्रग्स के बाद जीवन समाप्त कर लेते हैं। उनके साथ तो ये है कि संसाधन तो पर्याप्त मिले, उसके बाद भी वो अपने मूल्यों तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि एक संसाधन ऐसा मिला जिसने नकारात्मक भूमिका जो है उसके जीवन में
पिताई है, इसलिए वो लोग जो है अपने मूल्यों तक नहीं पहुंच पाते। तो मित्र इज अ मेजर फैक्टर। चौथा